कल्पना कीजिए, एक सुबह आप सो करके उठते हैं और आपको पता चलता है हिंदुस्तान का बादशाह ही बदल गया है। ना ही कोई चुनाव हुआ और ना ही कोई खबर मिली, बस रात में तलवारें चली और इतिहास बदल गया है। ठीक उसी प्रकार मुगलों का भी इतिहास रहा है हमेशा से। हर बेटे के अंदर ख्वाब और साजिश, कभी बाहरी हमलावरों से तो कभी अपनों का ही खून। ठीक इसी दौर से हमेशा से ही क्वेश्चंस आते रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आज हम लोग इसको बोरिंग किताबों की तरह ना लेकर के इसको मूवी की तरह एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका अग्रवाल और आप सबका स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल से। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। अब दिल्ली की जागीर पे कौन जिस समय मतलब कि राज कर रहा था, दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम एक इंसान रखता था और वो इंसान फरगना के उज्बेकिस्तान में रह रहा था, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि जो थी वो भारत पर हमला करने की थी, क्योंकि उसने पहले से ही क्या कर दिया था, 5 बार हमला किया था, लेकिन उसको विजय प्राप्त नहीं हुई थी। और इस बार कुछ अलग ही रणनीति उसके मन में चल रही थी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं बाबर की। बाबर जिसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था, वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 1526 में होता है। हाँ दोस्तों, तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 में यानी फरगना में होता है, जो कि उज्बेकिस्तान की एक घाटी होती है, वहां पे होता है। और उसे 12 साल की ही उम्र में क्या मिल जाती? राजगद्दी मिल जाती, क्योंकि जो उसके पिता रहते हैं उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब वो एक अकेला अनाथ बालक होता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? भारत विजय चाहता है, वो भारत पर मुगल सत्ता को स्थापित करना चाह रहा होता है। तभी वो भारत की तरफ रुख करता है और क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। कब होता है? 1526 में। जब 1526 में युद्ध होता है, तब अब सोचिए बाबर को विजय कैसे मिल जाती है? इब्राहिम लोदी जो है उसको मतलब इसके पास इतनी सारी सेना होती है, करीब 1 लाख सेना होती है, और वहीं पे 1000 हाथियों की भी विशाल सेना होती है, लेकिन बाबर के पास मात्र 12,000 ही सैनिक होते हैं। कितने सैनिक होते हैं? मात्र 12,000 सैनिक होते हैं। लेकिन ये किसका उपयोग करता है? ये तकनीकी का उपयोग करता है, तुगलमा नीति का उपयोग करता है, जिसमें 3 ओर से घेराबंदी करते हैं और आक्रमण करते हैं। और इसी ने सबसे पहले तोप खाने का भी प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने किया था। अब होता क्या है कि जब ये देखिए तुगलमा रणनीति का उपयोग करते हैं, और यानी कि सैन्य टुकड़ियों का एक घेराव होता है जो कि 3 तरफ से होता है। ठीक है, अब अरबा प्रणाली भी, यानी गाड़ियों को जंजीर से बांधकर अमीर डिफेंस लाइन यानी बना देते थे, उससे भी ये क्या करता था? हमला कर देता था। और बारूद का उपयोग यानी तोप खाने का सबसे पहले अगर उपयोग किसी ने किया था तो किसने किया था? वो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था, उपयोग किया था। ठीक है, अब होता है क्या है, इनको क्या मिल जाती है? विजय मिल जाती है। किसे? बाबर को। यानी कि जो इब्राहिम लोदी होता है वो हार जाता है। अब बात क्या होती है कि क्या सिर्फ जो विजय हुई है इससे इसने पूरे भारत की विजय कर ली? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये देख रहा होता है कि 1527 में ये युद्ध करता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। कब होता है? यानी कि एक कालक्रम हो गया कि 1526 में हो गया पानीपत का। ठीक है, 1526 में होता है कौन सा? पानीपत का होता है। उसके बाद 1527 में कौन सा युद्ध करते हैं? ये खानवा का युद्ध करते हैं। कौन सा? खानवा का युद्ध करते हैं बाबर। ठीक है, और 1528 में कौन सा युद्ध करते हैं? फिर ये 1528 में चंदेरी का करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं? चंदेरी का युद्ध करते हैं।
चंदेरी का, और 1529 में घाघरा का युद्ध करते हैं। ये 4 युद्ध करते हैं ये। लेकिन जब ये मुगल सत्ता की स्थापना करते हैं तो वो इब्राहिम लोदी के को हराने के बाद ही मुगल सत्ता की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद आता है 1527 में ये खानवा का युद्ध करते हैं। किसके साथ में? राणा सांगा के साथ में करते हैं। और क्या बोलते हैं ये कि जब ये देखते हैं कि हमको चंदेरी का भी युद्ध करना है, उस तरफ रुख मोड़ते हैं अपना, तभी ये कसम खाते हैं, यानी जिहाद का नारा लगाते हैं और बोलते हैं मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, इस चीज की कसम खाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने सैनिकों को क्या कर सके? मोटिवेट कर सके, सैनिकों को क्या कर सके? मोटिवेट कर सके। ठीक है, फिर होता क्या है 1528 में चंदेरी का जब युद्ध होता है ना, इसी के लिए कसम खाते हैं। ये मेदिनी राय को पराजित कर देता है। कौन पराजित कर देता है? बाबर पराजित कर देते हैं। और फिर क्या होता है, राजपूत अपनी जो उनका कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं। यानी कि आप सबने देखा होगा कि जब राजपूत जो रहते हैं, राजा होते हैं, अगर वो हार जाते हैं युद्ध में तो जो उनके यहाँ की महिलाएं रहती हैं, उनकी पत्नी और भी जितनी भी सैनिक होते हैं, उनकी महिलाएं सब क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये सब जौहर और साका कर लेती हैं। फिर होता क्या है 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। महमूद लोदी और अफगान सरदारों का क्या कर देते हैं? अंत कर देते हैं। कौन? बाबर। ठीक है, तुजुक-ए बाबरी। अब बाबर जो बाबरनामा भी क्या कर रहे होते हैं? लिखवा रहे होते हैं, क्योंकि बाबर सिर्फ लड़ाई और इन सब में ही नहीं, वो प्रकृति प्रेमी भी था। उसने बाबरनामा में लिखा है क्या कि जो यहाँ के जो कारीगर हैं, कारीगरों का देश कहा है, क्योंकि यहाँ की चीजें उसे बहुत मतलब यानी कृषि हो या फिर यहाँ के आम हो, बाग बगीचे, यानी सब कुछ उसे क्या था? बहुत ही प्रिय था। और वो प्रकृति प्रेमी था, इसी वजह से उसने क्या किया था? 4 बाग शैली का भी आरंभ किया था, जो कि आगरा के आराम बाग में आपको देखने को मिलता है। 4 बाग शैली का क्या होता था? मतलब गार्डन बने होते थे, बीच से नहर बना दिया। ठीक है, तो अलग अलग यानी बगीचे पूरा बना करके कर देता, तो इसकी एक कला थी। ठीक है, अब होता क्या है, बाबर की जो है वो मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु यानी ये इनका अंतिम युद्ध होता है। 1529 का जो घाघरा का युद्ध होता है, ये अंतिम युद्ध होता है। कौन सा? अंतिम युद्ध रहता है। अब 1530 में ये क्या करते हैं? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। अब बाबर की जब मृत्यु होती है ना, तब बाबर क्या कहते हैं? अपने ही पुत्र को राजगद्दी दे देते हैं। किसे? हुमायूं को। बोलते हैं कि अपने भाइयों के बीच क्या कर लेना? आपस में तुम इसको सबको बराबर बांट देना। और हुमायूं करते भी ऐसे हैं, आप देखिए खुद ही। अब आ रहे हैं हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा तो इनको मजबूत एक राजा नहीं कहेंगे, है ना। काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये वनवास भी इनका होता है, फिर से वापसी होती है इनकी, बहुत सारी चीजें होती हैं। शेरशाह सूरी का कहर हो जाता है यहाँ पे। चौसा का युद्ध होता है, एक इंपॉर्टेंट युद्ध है इनके टाइम में, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में होती है। और क्या हो जाती है? पराजय होती है। निजाम विस्ती ने जान बचाई होती है। उसे एक दिन का बादशाह बनाया जाता है और चमड़े के सिक्के चले हुए थे। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। मुगल सत्ता के क्या हो जाता है? अंत। लेकिन 15 वर्षों का यहाँ पे वनवास देखने को मिलता है। पुनरुत्थान कब होता है? सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सत्ता की क्या हो जाती? वापसी हो जाती। बैरम खान ये वो इंसान है जिसने अकबर का बहुत साथ दिया होता है। ठीक है, तो वो देखने को यहाँ पे मिलता है। यानी 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। किसकी? हुमायूं की बात की जा रही है। और हुमायूं नामा जो है वो कौन लिखता है? गुलबदन बेगम, यानी इनकी जो बहन होती है। आप देखने को मिलेगा आपको हुमायूं नामा। क्या देखने को मिलेगा? हुमायूं नामा। ये कौन लिखता है? हुमायूं नामा ये लिखता है इनकी जो बहन होती हैं, इनकी बहन कौन? गुलबदन बेगम वो लिखती हैं आगे चल के। गुलबदन बेगम वो आगे चल करके लिख देती हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं अकबर की तरफ चलेंगे, क्योंकि इनके बाद वही आते हैं फिर।
ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब साम्राज्य के जो वास्तविक निर्माता इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये होते हैं जो लंबे समय तक इसको बढ़ा करके चलते, और इस समय बहुत स्थापत्य कला हो या फिर मतलब कला हो, किसी भी जैसे उसमें इब्न बतूता नहीं, इबादत खाना हो, हर एक चीज की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। और इनका सैन्य विस्तार कहाँ से शुरू होता है, ये पानीपत का जो सेकंड वॉर यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जब 1556 में किसके बीच लड़ा जाता है, यानी अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है ये, अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है ये, ठीक है, ये होता है, यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है ये। फिर उसके बाद राजनीतिक इनकी कूटनीति क्या होती है, वतन जागीर व्यवस्था, आमेर की राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिनको कि जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। वैवाहिक संबंध, मतलब अकबर ऐसे ही था, अकबर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी रणनीति बहुत अच्छी थी। वो क्या करता था, संबंध स्थापित करता था। संबंध जैसे कि पास के राज्य के, जैसे राजपूतों का बहुत मतलब वर्चस्व आगे है, तो ये क्या करता था, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उनके जो पुत्रियां होती थी, राजकुमारी होती थी, विवाह कर लेता था, जिससे संबंध भी अच्छे होते थे और अपने साम्राज्य को क्या कर लेता था, बढ़ा भी लेता था, और उन लोगों का साथ भी इसको मिल जाता था, किसे, अकबर को, ठीक है। और इस तरीके से एक शांति व्यवस्था भी बनी रहती थी, इसीलिए आज भी अकबर को अकबर महान के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। धार्मिक सहिष्णुता इनकी क्या होती है, मतलब कि जजिया कर को ये समाप्त कर रहे होते हैं, कौन, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया होता है, और तीर्थ कर भी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और फतेहपुर में इबादत खाना क्या करते हैं, स्थापना करवाते हैं, बनवाते हैं। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना 1575 में बनवाते हैं। मजहर की घोषणा और दीन इलाही की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है, इनकी स्थापना हो जाती है। फिर क्या देखने को मिलता है, अब देखो नवरत्न आपको अकबर के ही काल में देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि तानसेन हो गए, बीरबल हो गए, अबुल फजल, टोडरमल, फौजी, मान सिंह जो इनका भतीजा ही था, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, ये सब क्या होते हैं, अकबर के नवरत्न होते हैं। अब महाअभियान कब होता है, चित्तौड़ में 1567 से 1568 के बीच में जयमल और फत्ता का अद्वितीय शौर्य। अकबर ने आगरा में उनकी मूर्तियां लगवाई थी। हल्दी घाटी का, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो मतलब सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सारे सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1576 में महाराणा प्रताप, चेतक, हकीम खान सूरी और झाला बीदा का अमर यहाँ पे क्या होता है, बलिदान हो जाता है। फिर देखते हैं अब इनके बेटे आते हैं, मतलब कि इनका कार्यकाल बहुत समय तक चल रहा होता है, लेकिन जो अकबर की मृत्यु होती है, वो अकबर की जो मृत्यु हो जाती है वो होती है 1600, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। कब होती है, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है इनकी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर को आप सब जानते हैं, बचपन का नाम उनके होता है, क्या होता है, सलीम होता है, बचपन का नाम सलीम होता है। और ये लेकिन दिक्कत क्या होती है, मतलब कभी प्रेम में तो कभी शराब, नशे, सारी चीजों की इसके अंदर क्या होती है, लत लगी होती है। लेकिन फिर भी इस समय ये क्या करता है, वास्तुकला का भी अच्छा मतलब प्रयोग करता है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है, यानी न्याय की जंजीर और चित्रकला का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का अगर स्वर्ण युग किसी को कहा जाता है, चित्रकला को बोलते हैं, क्योंकि चित्रकला को ये काफी आगे तक ये लेकर जाते हैं। शहादत, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को क्रूर यातनाएं और सर्वोच्च शहादत, मुगल सिख संबंधों में निर्णायक मोड़ आता है। विदेशी आगमन, अब यहाँ पे कुछ विदेशी भी आते हैं, जैसे कि विलियम हॉकिंस, थॉमस रोप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे उदय देखने को मिलता है, क्योंकि 1600 में ही क्या हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। नूरजहां, जिनको हम मेहरुर निसा के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी महिला थी जिनको इतिहास में सबसे शक्तिशाली महिला के नाम से जानते हैं, मतलब राजनीति में हो या फिर स्थापत्य में हो, हर एक चीज में ये बहुत ज्यादा क्या थी, निपुण थी।
मुगल इतिहास का सबसे शक्तिशाली ये महिला हुआ करती थी। झरोखा और दर्शन, सिक्कों का पूर्ण अधिकार, वास्तुकला, एतमादुद्दौला का मकबरा भी बनवाया था। और आगे अब देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब शाहजहां आते हैं। शाहजहां कौन होते हैं? शाहजहां यानी कि जहांगीर का बेटा। अभी आपने देखा बाबर, बाबर का बेटा आया हुमायूं, हुमायूं का बेटा आया अकबर, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं और जहांगीर का बेटा होता है कौन? शाहजहां होता है। इसको वास्तुकला का स्वर्ण युग इस समय बोलते हैं, क्योंकि ये भी वास्तुकला को क्या करता है, बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। जैसे कि अब इनको देखो, ताजमहल। अब आप सबको पता है कि जो ताजमहल है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको क्या किया गया है, रखा गया है। और इसको बनने में 22 वर्षों का समय लगा है। उस्ताद अहमद लाहौरी मुमताज महल की स्मृति, यानी कि जब जो ये जिसकी याद में बनवाए थे वो इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी 14वें बेटे को जब जन्म दे दी थी, उसके बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? मुमताज महल की। और उन्हीं की याद में इसने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। शाहजहानाबाद लाल किले का निर्माण भी इसी ने बनवाया किया था। किसने? शाहजहां ने। और दीवाने आम, यानी दीवाने आम जहाँ पे मीटिंग्स होती थी लोगों की, जामा मस्जिद, ये सब इसने किसने? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। अब वैभव और शक्ति इनका क्या है? तख्ते ताउस, यानी जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। सिजदा और पैबोस जैसी कठोर प्रथाओं को क्या कर देता है, ये समाप्ति कर देता है। दीवाने खास, यानी अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये लाइन बहुत फेमस होती है इस टाइम पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब उत्तराधिकार का खूनी युद्ध, क्योंकि शाहजहां का जो बेटा आता है कौन? औरंगजेब, उसी को क्या कर देता है, जेल में बंदी बना देता है, उसको बंद कर देता है। और उसके बाद समझ लीजिए आप, सत्ता का क्या हो जाता है, डावाडोल होने लगता है। यहीं से मुगल काल की जो क्या होने लगता है, पतन शुरुआत हो जाती है, पतन होना शुरू हो जाता है। बहादुर शुरू क्या होता है, सामूगढ़ यानी निर्णायक एक युद्ध होता है। दारा शिकोह की हाथों उतरने की क्या होती है, हाथी से उतरने की गलती हो जाती है। भगदड़ में उनकी क्या होती है, पराजय हो जाती है। शाहजहां को क्या करते हैं, आगरा के किले में ही क्या कैद करवा देते हैं। बहादुरपुर, शाह सूजा की पराजय। अब औरंगजेब द्वारा दारा की सेना का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। शाह सूजा अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और देवराई दारा शिकोह की अंतिम हार और हत्या कर दी जाती है। और विजेता कौन होता है, ये सब इनके बेटे होते हैं, किसके? शाहजहां के होते हैं। ठीक है, और अंतिम विजेता कौन होता है, औरंगजेब होता है। ठीक, अब ये औरंगजेब आते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ मतलब एक तरीके से कठोर होता है ये, बहुत ही ज्यादा। अकबर ने जैसे सहिष्णुता की नीति अपनाई होती है, जो ये रहता है औरंगजेब होता है, इसने कठोरता की नीति अपनाई हुई होती है। ठीक है, मंदिरों को तोड़ना, ये सारे काम ये करना शुरू कर देता है। औरंगजेब आलमगीर, अब देखो यहाँ पे चरम विस्तार, दक्कन का नासूर। अब यहाँ देखना, विस्तार और कट्टरता। मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासन अगर किसी का था तो इन्हीं का था। देख लो आप लोग खुद ही, येलो कलर यूज करो। हाँ, मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासन 50 वर्ष, 33 हिंदू मनसबदार राजनीतिक व्यवहार। जजिया कर को पुनः लागू कर देते हैं ये 1679 में, ये जजिया कर को पुनः लागू कर देते हैं। संगीत, झरोखा, दर्शन, नौरोज का क्या कर देते हैं, पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं। महासंघर्ष क्या होता है, शिवाजी महाराज, पुरंदर की संधि होती है 1665 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये पुरंदर की संधि जैसे वन लाइनर में आ जाता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो वो 1665 में हुई थी। मराठों का अंतहीन छापामार युद्ध, जिसने शाही खजाने को क्या कर दिया, खोखला कर दिया था। 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में इसके सर्वोच्च में क्या हो जाता है, बलिदान दे देते हैं। कब, 1675 में। परिणाम क्या निकलता है, दक्कन का नासूर यानी अंतहीन युद्धों ने साम्राज्य की जड़ों को क्या कर दिया था, खोखला कर दिया था। अब होता है विचारधारा का टकराव। अब आप लोग ही देखिए, एक तरफ ये अकबर है, कौन, एक तरफ ये अकबर है और दूसरी तरफ औरंगजेब। ठीक है, इनकी धार्मिक नीति क्या होती है, सहिष्णुता, जजिया कर समाप्त और इबादत खाना का निर्माण करते हैं ये। और ये क्या करते हैं, कट्टरता, जजिया कर को पुनः लागू कर देते हैं। मंदिरों पर क्या करते हैं, प्रहार कर देते हैं। कला और संस्कृति में चित्रकला, साहित्य का अनुवाद का संरक्षण होता है। फिर संगीत का जनाजा निकाल देते, मतलब इसने कला पर पूर्ण तरीके से क्या कर देता है, रोक लगा देता है ये। अब सहयोगी कौन, यानी राजपूतिक विवाह से संबंध, ये जो अकबर है राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, जिससे इनके रिश्ते क्या होते हैं, अच्छे होते हैं और अपने साम्राज्य को भी बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करते हैं,
राजपूतों और मराठाओं से निरंतरता, लगातार ये क्या करते रहते हैं, शत्रुता करते रहते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, एक ने सभी को जोड़कर साम्राज्य का निर्माण किया और दूजे ने क्या करा, अपने ही तलवार से उसकी जड़ों को काट डाला। किसकी बात, औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मृत्यु इनकी 1707 में हो जाती है। मुगल सत्ता का तंत्र क्या होता है, प्रशासन और अर्थव्यवस्था। सर्वोच्च सत्ता बादशाह, जिले इलाही जिनको बोलते हैं, ठीक है, और मीर बख्शी। मनसबदारी व्यवस्था, प्रशासन की सैन्य रीढ़, यानी अब देखो घुड़सवार सैनिक, ये सारी चीजें होती हैं। प्रांतीय विभाजन क्या होता है, सूबा, यानी सूबा क्या होता है, सूबेदार जिनको सरकार, फौजदारी परगना, ग्राम और ये क्या होता था, मुकद्दम, यानी छोटी छोटी चीजों में क्या होते हैं, डिवाइड कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था कैसी होती है इनकी, राजा टोडरमल का दहसाला बंदोबस्त और कृषि राजस्व और जागीरदारी व्यवस्था की साम्राज्य की क्या हो जाती है, समाप्ति। आगे देखते हैं, पतन के बीज और बिरखता साम्राज्य, बाहरी प्रहार। अब क्या होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी यानी फर्रुखसियर हो गए और ये फर्रुखसियर सैयद बंधुओं का शिकार हो जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला विलासिता में पड़ जाते हैं, मोह माया प्रेम इन सब में लिप्त रहते हैं, लेकिन इनको कुछ खबर नहीं रहती है। अब विनाशकारी प्रहार क्या हो जाता है, 1739 में नादिर शाह का खूनी आक्रमण होता है। दिल्ली में नरसंहार, मयूर सिंहासन और कोहिनूर की क्या होती है, लूट होती है। आप देख रहे हैं कोहिनूर की क्या टूटा हुआ आपको दिख रहा है ना। नई शक्तियों का उदय होता है, जैसे कि मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है, जाटों की स्वायत्ता होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध होता है कब, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय की हार होती है और ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों इसके पहले ही 1757 में एक बहुत ही जो है खतरनाक कह सकते हैं युद्ध हुआ था, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। ये अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। ये सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। उसी समय से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करने लगते हैं। और देखने को मिलता है 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के 1857 के बीच के जो ये 100 वर्ष होते हैं, इसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी अपनी शक्तियों का ये काफी ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। अब देखते हैं बहादुर शाह जो होते हैं ये अंतिम मुगल शासक होते हैं। कौन, अंतिम मुगल शासक। यहीं से मुगल सत्ता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अंतिम शासक होते हैं ये कौन, अंतिम मुगल शासक होते हैं बहादुर शाह जफर 1857 में। क्योंकि आप सब जानते हैं 1857 में क्रांति होती है, जिसको भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी हम लोग नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, बाबर की तलवार से शुरू हुई थी कहानी, एक बूढ़े शायर की कलम पर क्या होती आकर के खत्म हो जाती है। तो यहीं से मुगल की जो सत्ता होती है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है, क्योंकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और रंगून ये आज के समय म्यांमार में पड़ता है। तो फिर उसके बाद कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जितनी चीजें हम सबने पढ़ी, यहीं से प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आप सब देखेंगे कि इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या आया हुआ है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां होंगे, ठीक है। इन्होंने ही संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका आ गया कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ है आपके यूपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहला कथन क्या कहता है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था
और कारण क्या है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति जो है उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है और किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट होगा, क्योंकि ए और आर दोनों क्या है, सही है और आर जो है ए की क्या करते हैं, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देखने को मिल रहा है, आपके यूपीपीएससी प्री में आया हुआ है, कब 2021 में, कुछ ही साल पहले का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिवीजन करो, आगे के एग्जाम भी जैसे आपका आरओ फिर से आ रहा है, यूपीपीएससी आ रहा है, तो उन सब में ये एग्जाम क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लो। पहले देखते हैं इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो रॉल्फ फिच आए हुए थे, तो यानी ऑप्शन बी सबसे पहले, सेकंड है सबसे पहले किसी इसमें। अब लो, अब यहीं से आपको जो कूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो कि अगर आप देख रहे हैं ना सेकंड ने सबसे पहले रॉल्फ फिच आए, अब रॉल्फ फिच देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा, कहीं है ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ये सब क्या हो गया, पहले ही खत्म हो गया। तो सीधे सीधे अगर आपको एक उत्तर भी यहाँ पे पता होता ना तो आपको आंसर मिल सकता था, है ना। यानी सबसे पहले आए रॉल्फ फिच, उसके बाद आए विलियम हॉकिंस, फिर आते हैं निकोलस डाउंटन और उसके बाद कौन आता है, सर थॉमस रो आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, अब इसको सूची एक को सूची दो से क्या करना है, मिलाना। एक बार और ध्यान से देख लेना कि सही मिलाना है ना, कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, गलत नहीं चुनना। ये चीज यहाँ पे बच्चों से बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको ध्यान देना। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा, दीवानी तन, मुस्तफी, मुशर्रिफ और वाकियानवीस। अब इसको किससे मिल मैच करेंगे, एक का थ्री यानी जागीर व वेतन को देखना, यानी एक का थ्री किसमें मैच कर रहा है, यहाँ भी नहीं है, खत्म। एक का थ्री यहाँ तो है, अब एक का फोर ये भी खत्म। अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। मुस्तफी यानी राज्य के, ये होता है इसमें, और मुस्तफी राज्य के आय और व्यय का निरीक्षण करना। तो बी का फोर कहीं मिल रहा है आपको, हाँ ये मिल रहा है, ऑप्शन बी ये होगा राइट आपका। ठीक है, अब इसके बाद सी का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और डी का 2 हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है, यानी कि अंतर देखना है आपको किसके बीच में, जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर देखना है। तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो इसमें क्या दिया गया है कि जागीर, और दूसरा क्या ऑप्शन मतलब है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ना तो एक और दो, क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, बिल्कुल सही बात है, तुर्की में ही लिखा था बाबरनामा, लेकिन आगे चल करके ठीक है इसको फारसी भाषा में मतलब लिखा जाता है वो भी। कारण इसका क्या है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, बिल्कुल नहीं थी, तुर्की नहीं थी। मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो क्या थी, वो फारसी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो कारण है वो गलत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ए सही है किंतु क्या है, आर गलत है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब सूची एक को सूची दो से यानी सही का क्रम मिलाना है। अब देखो सूची एक में क्या दिया हुआ है और कार्य क्या दिए हुए। तलार का क्या कार्य होता है, रात्रि सुरक्षा कर्मियों की क्या होती थी, का अधिकारी होता था। तो ए का 3 आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये वाला होगा, एक ही आंसर से लगा लिए हम लोग। बी का क्या होता है, बी का 4 है, यानी कि पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सी का 2 होगा, इसको सहसाधिपति को क्या बोलते थे, चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता था, और बालिदिपि यानी चुंगी का संरक्षक होता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करिएगा। ठीक है,
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब मनसबदारी व्यवस्था पता है ना क्या होती थी? क्वेश्चन देखो पहले। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी। सही बात है, ये एकदम सही कर, ये जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? मनसबदारी का पद पैतृक था? बिल्कुल नहीं था पद, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है, राइट होगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ, सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजर में है, या फिर सोनार गांव में है? तो ऑप्शन ए होगा, यानी सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पे शेर शाह का मकबरा बना हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ भी सही उत्तर का उपयोग करना है आप लोगों को। अब देखना है यहाँ पे क्या क्रम होगा। बाबर, जामा मस्जिद, एकदम सही है, ठीक है। हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीर का महल, और जहांगीर अकबर के मकबरे का पूर्ण करवा, अकबर के मकबरे को पूर्ण, यानी 1 2 3 इसका जो क्रम है ना वो सही लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां क्या होता था? विभिन्न धर्मों का मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी, ठीक है। विभिन्न धर्मों के, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। अब देखो, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? बताओ। अलबरूनी ने? ए का 2 आई थिंक होगा ना, ए का 2 है कहीं? ए का 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये है। और रहला जो किताब है वो किसने लिखी थी? लेखक है इब्न बतूता। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, पहले ही जब पढ़ा रहे थे तब बताया था। बादशाह नामा लाहौरी ने लिखी थी। ये किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखो, ठीक है। ये किताबें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और देखते जाओ क्वेश्चन। सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कोई क्वेश्चन अलग से नहीं, जो टॉपिक हम सबने पढ़ा है ये क्वेश्चन भी वहीं से आए हुए हैं, और आप सबने देखा भी होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैसे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्म के युद्ध में पराजित किया था, और किस राज्य में स्थित है? अब ये किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? आप सब ने पहले पढ़ा है कि जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी, तो ऑप्शन सी इज द क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बहुत फेमस युद्ध है, आप सबको पता है। बताओ। अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच लड़ा गया था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अब 18वीं सदी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ, यानी कि अब देखो क्या क्या थे, तो कपास था, रेशम, शोरा और अफीम, ये सारा निर्यात किया जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर जो होगा वो आरओ की एमसीक्यूज लेकर के लाने वाली हूँ। टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि लाइव क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।